सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। चैत्र के महीने में कौन से मुहूर्त नहीं करना चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। कौन से मुहूर्त करना ठीक नहीं रहता है, ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में लिखा भी है। और चैत्र के महीने में और वैशाख के महीने में यूँ देखें तो वसंत ऋतु भी रहती है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी स्थिति रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस विषय पर भी छोटी सी चर्चा करूँगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि कौन से मुहूर्त इस महीने में नहीं करना चाहिए। देखिए, चैत्र का सीधा सा संबंध है मीन संक्रांति से। सूर्य जब मीन राशि पर गोचर करता है तो पूरा महीना, उस महीने को हम चैत्र मास कहते हैं। देखिए, चैत्र की सीधी सी व्याख्या करें तो सूर्य जिस दिन मेष राशि पर चला जाएगा उस दिन चैत्र मास, फिर उसकी समाप्ति हो जाती है। उसके बाद समाप्ति की स्थिति आ जाती है। आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि पंचांगों में जहाँ मेष राशि पर सूर्य का प्रवेश होता है वहाँ चैत्र मास लिखा है, तो वह स्थिति जो है पुराने शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसे समझना पड़ेगा। देखिए, संक्रांतियाँ दो प्रकार की होती है, एक सायन संक्रांति होती है, एक निर्यन संक्रांति होती है। सायन संक्रांति जो है वह निर्यन संक्रांति से आज के समय में देखें तो 24 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी पंचांग खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर वसंत ऋतु का प्रारंभ अगर देखेंगे तो 18 फरवरी 2025 को मिलेगा, और वहाँ पर भानु मीने ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलेगा। और फिर उसके बाद भानु मेषे ये शब्द 20 मार्च को लिखा हुआ मिलेगा। 20 मार्च 2025 को पंचांग में लिखा हुआ मिलेगा। तो मीन संक्रांति जो है वह वास्तव में देखें तो 18 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक रहती है, लेकिन आजकल पंचांगों में हम निर्यन गणना लेते हैं। तो निर्यन गणना अगर देखेंगे तो मीन संक्रांति जो है वह 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहती है, और ऐसी स्थिति में इसे मल मास भी कहा जाता है। वैसे खर मास कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग सामान्य भाषा में इसे मल मास कहते हैं, लेकिन यह मल मास नहीं खर मास है। और खर मास में शुभ कार्य वैसे भी नहीं होते हैं। तो मोटा मोटा तो यह मानकर चलें कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में वैसे भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर तारीख से देखें तो एग्जैक्ट तारीख यही है, थोड़ा बहुत हर साल फ़र्क पड़ जाता है। 14 मार्च की जगह 15 मार्च हो जाएगा, उधर 13 अप्रैल की समाप्ति की जगह 14 अप्रैल हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा इस वर्ष की बात करें तो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक पंचांगों में कोई भी मुहूर्त नहीं दिया गया है। कारण यही है कि खर मास है, मीन खर मास, सूर्य मीन राशि पर गोचर करेगा। अब सबसे पहले विवाह की बात कर ले मैं। देखिए, चैत्र मास में आजकल तो मुहूर्त दिए जा रहे हैं, वैसे पहले तो वर्जित थे लेकिन आजकल दिए जा रहे हैं। कब देते हैं? यदि 14 मार्च से पहले कोई मुहूर्त मिल जाए और चैत्र चल रहा है तो दे देते हैं, या फिर 13 अप्रैल के बाद चैत्र चल रहा है तब भी मुहूर्त दे दिए जाते हैं। तो वैसे विवाह के मुहूर्त भी वर्जित कहे गए हैं, लेकिन इसमें यही बात है कि इस खर मास को छोड़ के मुहूर्त दे दिए जाते हैं। अब जैसे होली है, तो होली के बाद भी बहुत सी बार मुहूर्त मिलते हैं, इस बार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण यही है कि 14 तारीख को होली थी और उसी दिन मीन संक्रांति लग गई, खरमास लग गया, इसलिए मुहूर्त थे ही नहीं। तो बहुत सी बार ऐसी स्थिति नहीं होती। बहुत सी बार आपको देखने को मिलेगा कि 3 मार्च या 4 मार्च को होली है, तो उसके बाद फिर चैत्र कृष्ण में भी मुहूर्त मिल जाते हैं। या उधर शुक्ल पक्ष में देखें, 13 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मीन संक्रांति समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए चैत्र महीना शुक्ल पक्ष कुछ थोड़े और दिन बचते हैं तो वहाँ भी शादी के मुहूर्त दे दिए जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में मना लिखा है, विवाह मुहूर्त के बारे में। फिर गृह प्रवेश की अगर बात करें तो गृह प्रवेश के बारे में भी लिखा है कि चैत्र के महीने में गृह प्रवेश, नया मकान बनकर तैयार है, पुराने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यदि पहली बार मकान बनाया है तो उसमें प्रवेश करना जो है अर्थ हानि, नुकसान, शत्रु भय, ऐसा लिखा है। इसके अलावा चैत्र में यह भी लिखा है कि अगर किसी लड़की का विवाह पहली बार हुआ है, पहली बार किसी लड़की का विवाह हुआ है, तो उसको जो है उसके पिता के घर में पहले चैत में नहीं रहना
चाहिए। कहने का मतलब पहला चैत्र का महीना है तो ससुराल में ही रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाल्गुन मास अभी पीछे जो गया फरवरी, उसमें शादी हुई मान लीजिए किसी लड़की की, तो चैत्र के महीने में पिताजी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर अगली बात आती है कि चैत्र के महीने में कर्णवेद संस्कार भी नहीं करना चाहिए। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा के बारे में भी कहा है कि अगर चैत्र मास चल रहा है तो, वैसे उत्तरायण काल है, उत्तरायण में तो मूर्ति प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन चैत्र मास को छोड़ देना चाहिए। कहीं कहीं शुक्ल पक्ष के बारे में लिखा है कि शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं खर मास, जिसे हम सामान्य भाषा में मल मास कहते हैं, वैसे मल मास उसे नहीं कहते हैं, खर मास, साल में 2 खर मास होते हैं, 15 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल तक चलता है मीन खरमास। तो इस खरमास को देखना पड़ेगा। अगर मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो, मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो। मुंडन के लिए मना किया है कि पहली बार अगर मुंडन हो रहा है, आपने मुंडन बोल दिया भगवान के सामने या जहाँ भी, मुंडन के इतने टाइम बाद मैं मुंडन करूँगा, तो मुंडन इस समय में नहीं कराया जाता है। चैत्र महीने में विशेष बात है यह कि मुंडन चैत्र के महीने में नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा किसी बच्चे का जन्म होता है तो 1 महीने बाद जलवा पूजन होता है, 30 दिन बाद 1 महीने के बाद जलवा पूजन होता है। तो वह भी उस समय भी अगर चैत्र महीना पड़ रहा हो तो फिर चैत्र महीने को छोड़ने के बाद, फिर उसके बाद मान लीजिए अधिक समय लगे, तब भी चैत्र महीने को छोड़कर फिर जलवा पूजन करना चाहिए। और उसमें एक बात और है जलवा पूजन में कि खरमास भी नहीं होना चाहिए। और वैसे बड़े बड़े मुहूर्तों में एक बात और नोट करिए, शुक्र अस्त हो, गुरु अस्त हो, तो वैसे भी नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन चैत्र के महीने में जलवा पूजन नहीं होता। जलवा पूजन में 1 महीने बाद जिन माताओं बहनों को संतान होती है वे एक कलश भरकर लाते हैं, जल का पूजन करते हैं और किचन में उस दिन प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे भोजन पकाना शुरू करते हैं, यह मानकर चलें। तो रसोई में आने का दिन 1 महीने बाद वे रसोई में आ सकते हैं, कहीं कहीं 40 दिन है, लेकिन 1 महीने के बाद, अगर शास्त्रों में देखेंगे तो 1 महीने के बाद जलवा पूजन होता है, लेकिन उस समय चैत्र मास है तो वर्जित है। अब इसमें एक बात और लिखी है कि राज्याभिषेक, पुराने समय में राजा जो होता था उसका राज्याभिषेक होता था, तो वह भी चैत्र मास में वर्जित कहा गया है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब बहुत से प्रश्न आते हैं हमारे पास भी कि इसमें अगर कोई मुहूर्त करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई मुहूर्त करना चाहते हैं तो अबुझ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ले सकते हैं। देखिए, रामनवमी अबुझ मुहूर्त में नहीं आता है, वह लोकाचार में है, परंपरा में है, हमने शुरू कर दिया है। बहुत बड़ा दिन है रामनवमी भी, लेकिन अबुझ मुहूर्त में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही आती है। आवश्यकता विशेष में अबुझ मुहूर्त में इसको लिया जा सकता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन नवरात्रि या घट स्थापना, वसंत आरंभ या वसंत नवरात्र जो बोलते हैं, वसंत आरंभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वसंत नवरात्रि जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है और नवरात्रि स्थापना के साथ घट स्थापना होती है और 9 दिन नवरात्रि चलती है। तो ये जो प्रतिपदा है, इस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा आप चाहें तो कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, कोई मकान का भूमि पूजन का भी छोटा मोटा कोई चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यह भी इसमें दिया है कि अबुझ के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वैधृति योग वगैरह, आपका चंद्रमा, सारी चीज़ें देखें ज़रूर। अगर चंद्रमा ठीक नहीं है, वैधृति योग है, तो फिर वो सारी स्थितियाँ ठीक नहीं रहती है। तो अबुझ मुहूर्त आपने जान लिया कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होता है, फिर अक्षय तृतीया, फिर दशहरा, फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्रह आरंभ, नींव, भूमि पूजन जो करते हैं हम, वह भी चैत्र में नहीं करना चाहिए। पहली बार, जैसे शास्त्रों में लिखा है इस बारे में भी कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो नींव रख रहे हैं चैत्र महीने में, आजकल तो वे भी मुहूर्त मिल जाते हैं खर मास को छोड़कर। खर मास का मतलब इस वर्ष अगर देखें तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में कोई मुहूर्त पंचांग में नहीं मिलेगा। हाँ, किसी पंचांग में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैत्र महीने में अगर इसके आगे भी, जैसे 14 मार्च को तो आप देखेंगे तो फाल्गुन की पूर्णिमा है, फिर उसके बाद 15 तारीख से चैत्र मास लग गया। अगर इस पंचांग को देखें हम, ये जो पूर्णिमांत पंचांग है, इसको अगर देखें तो 15 मार्च से चैत्र मास शुरू हो गया। अब ये 13 अप्रैल तक चलेगा,
तो 13 अप्रैल के बाद मान लीजिए कहीं किसी पंचांग में मुहूर्त दे दिया, वो वाली बात है। बाकी अधिकतर जो श्रेष्ठ पंचांग है उसमें चैत्र महीने में भी मुहूर्त नहीं देते हैं। कभी कोई विशेष योग हो तो देते हैं। चैत्र मास में भूमि पूजन का मुहूर्त भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि शोक और दुख या कष्ट ऐसी समस्याएं रहती है। तो इस बात को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, वसंत ऋतु का संबंध है चैत्र के महीने से, और चैत्र और वैशाख नोट करिए, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। चैत्र और वैशाख ये दो जो महीने हैं, ये मधु और माधव महीने हैं। अगर वेदों में पढ़ेंगे तो मधु और माधव दो महीने हैं, और इनका संबंध मीन और मेष संक्रांति से है। मीन और मेष संक्रांति से है, और वो भी सायन संक्रांति से है। इसीलिए हमारे पंचांगों में ऋतु कभी भी 14 मार्च को नहीं लिखते हैं। देखिए, मीन संक्रांति तो 14 मार्च को शुरू हो जाएगी, लेकिन वास्तव में सायन संक्रांति देखें मीन वाली, तो वह 18 फरवरी को शुरू होती है। तो आप भारत के जितने भी पंचांग हैं अगर देखेंगे तो वहाँ सायन संक्रांति के आधार पर देखिए, ये 24 दिनों का फर्क काफ़ी समय से चल रहा है, और इसी के कारण पंचांग में सायन और निर्यन दो व्यवस्थाएं बन गई है। आजकल जितने भी पंचांग आप देखते हैं सब निर्यन पंचांग है, लेकिन उसमें भी ऋतु, निर्यन पंचांग में भी ऋतु सायन अनुसार ही लगाई जाती है, क्योंकि वही सटीक गणना है। तो 18 फरवरी को ही वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई थी, और वो 2 महीने तक चलेगी, अर्थात 20 अप्रैल तक चलेगी। इसके 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख। अब चैत्र वो चांद्रमास है, इसलिए जो जिस दिन ऋतु लगती है उसके बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आता है उसे चैत्र कहते हैं, लेकिन आजकल वहाँ फाल्गुन दिखाई देता है। तो इतना फर्क हमें थोड़ा सा पंचांगों में दिख रहा है, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वसंत ऋतु जो है वो फिक्स तारीख से अगर देखें तो 18 फरवरी से शुरू हो जाती है और 20 अप्रैल तक चलती है। कोई भी पंचांग आप खोलकर देख सकते हैं, उसमें वसंत ऋतु लिखी हुई मिलेगी। तो इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। आप ध्यान से पंचांग लाएं और खोलकर उसको देख सकते हैं। हाँ, अब चैत्र में एक बात और है कि जब वसंत ऋतु लगती है तो धीरे धीरे फिर नीम के पत्तों पर नई नई कोंपलें आना शुरू हो जाती है। तो इस समय में उनको धोकर और 5 से 10 पत्ते सुबह खाली पेट अगर खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि 2 ऋतुओं की संधि है। जब भी ऋतुओं की संधि होती है, जैसे शिशिर ऋतु समाप्त होती है 18 फरवरी को, और फिर वसंत ऋतु लग जाती है 18 फरवरी को, इस बार अगर देखें तो लग गई। तो ऐसी स्थिति कभी 19 होती है, कभी 18 होती है, इससे ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं मिलेगा आपको। तो शिशिर ऋतु समाप्त होते ही और वसंत ऋतु लगती है 2 महीने के लिए, 20 अप्रैल तक चलेगी। तो इसमें वसंत ऋतु जैसे ही लगेगी तो ऋतु परिवर्तन हो रही है, उस समय मौसमी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इस समय में आप देखेंगे नीम के भी नए नए पत्ते आने, कोंपले पुराने झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो उनका सेवन करना शरीर के लिए लाभकारी रहता है। बुखार और बहुत सारी स्किन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। लेकिन 5 से 10 पत्ते आप सुबह चबा सकते हैं, खाली पेट चबाएंगे तो अच्छी स्थिति रहती है। अब चैत्र के महीने में, या विशेषकर यूँ कहें कि 20 अप्रैल तक जो वसंत ऋतु चलेगी 18 फरवरी से 20 अप्रैल तक, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए? तो ज़्यादा मीठा, पुराने समय में तो गुड़ काम में आता था, आज के ज़माने में शक्कर ज़्यादा काम में आती है। गुड़ खाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन गुड़ को भी मना किया है वसंत ऋतु में। गुड़ है, ज़्यादा मीठा है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या खाएं तो भी बहुत कम मात्रा में, कभी खा लिया तो वो बात अलग है। इसके अलावा ज़्यादा खारा, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी इस समय में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियां चलती है, ध्यान रखना पड़ता है। विशेषकर चैत्र में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। वैशाख जैसे ही लगेगा स्थिति में सुधार आ जाएगा, लेकिन चैत्र में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा चैत्र के महीने में स्पेशली अगर कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको दूध के लिए भी मना लिखा है। दूध वैसे एकदम पचता नहीं है, और अगर आप भैंस का दूध पी रहे हैं तो और ज़्यादा स्थिति वहाँ खराब हो जाती है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर दूध पी रहे हैं या दही खा रहे हैं तब भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है शास्त्रों में इस बारे में। और घी के बारे में भी लिखा है, वैसे तो शहद के बारे में भी लिखा है, लेकिन शहद खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। घी भी अगर आप जैसे मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में तले गले चीज़ें और घी खा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर नुकसान देने वाला होता है। तो चैत्र महीने में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, या वसंत ऋतु में, विशेषकर चैत्र की बात मैंने बताई है आपको कि चैत्र में कौन से मुहूर्त नहीं किए जाते हैं। वसंत ऋतु तो बहुत लंबी चलती है, 18 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक, लेकिन इसमें जो चैत्र का महीना है
चैत्र में क्या क्या वर्जित है? वैशाख में तो सब शुभ मांगलिक कार्य होते ही हैं, लेकिन चैत्र में ये जितने भी काम हैं हम जिनको बड़ा विशेष मानते हैं कि ये तो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक तो खर मास भी आ जाता है और इस चैत्र महीने में ये शुभ कार्य मना है, इनको नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। चैत्र महीना चल रहा है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।